हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दल का क्या रोल था, गरम दल का क्या रोल था, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग। दरअसल 1920 से लेकर 1947 तक का जो वक्त है, राष्ट्रीय आंदोलन में ये दौर गांधी के युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दौर में गांधी एक अकेले ऐसे लीडर थे जिसके इर्द गिर्द सभी आंदोलन घूमते रहे। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये तो बड़े आंदोलन थे। और बीच के दौरान बीच में जो छोटी मोटी जो घटनाएं घटी, उनमें गांधी के बिना सब कुछ अधूरा रहा। तो गांधी इकलौते एक ऐसे मुख्य किरदार बनकर उभरे 1920 के बाद के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, कि वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, गांधी जी के जो सबसे पहला आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी के जो नेतृत्व में लड़ा गया या किया गया एक बड़ा आंदोलन। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि गांधी जी सीधे ही असहयोग आंदोलन पर आए थे। उससे पहले 1917 का चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो मामला था, खेड़ा सत्याग्रह, ऐसे छोटे छोटे सत्याग्रह गांधी ने किए थे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ भारत घूमना शुरू किया, भारत को जानना शुरू किया और छोटे छोटे सत्याग्रह किए। असहयोग आंदोलन गांधी का एक बड़ा आंदोलन था। और असहयोग का नाम से जैसे हमें लगता है कि असहयोग का मतलब है कि उस समय जो भारत की जनता थी, भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व था, उसने ये निर्णय लिया कि वो ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि सहयोग क्यों नहीं करेंगे या असहयोग की जो बात क्यों उभर कर रही है। तो उस पर हम बात कर रहे हैं घटनाओं पर। तो जो पहली इसमें घटना थी वो एक रोलट एक्ट कानून था। रोलट एक्ट एक काला कानून था। काला कानून का मतलब एक ऐसा कानून जिसका उद्देश्य जनता को सुविधा देना या अधिकार संपन्न बनाना नहीं था, बल्कि जनता का दमन करना था, जनता का उत्पीड़न करना था। तो जो रोलट एक्ट था वो एक काला कानून था, क्योंकि उसमें जनता का हित नहीं बल्कि अहित था और उसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था, उसका दमन करना था। तो इसका विरोध हुआ इस कानून का, और इस कानून की वजह से ये भरोसा या ये बात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सेनानी थे उनके दिल में बात घर कर गई कि भाई ये ब्रिटिश सरकार है, ये भारत के हित में नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। तो रोलट एक्ट जब कानून आया तो इसका विरोध हुआ। इसी के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है कि न दलील है न वकील है और एक इन्हें अपील की जा सकती है। एक ऐसा कानून जिसमें किसी को भी गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, कोई उसे न्यायिक और कानूनी सहायता नहीं मिलेगी। तो इसका विरोध हुआ। अच्छा, रोलट एक्ट के बाद घटना आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला जो बाग है ये अमृतसर में है, पंजाब में है। ये रोलट एक्ट के विरोध में ही जो शांतिपूर्ण ढंग से लोग इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 को, तो वहाँ के जो गवर्नर थे जनरल डायर, उन्होंने जो सत्याग्रही लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, तो वहाँ गोली चला दी और उसमें काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए हंटर आयोग भी बना, सरकार ने बनाया, लेकिन कुल मिला के
जो जनरल डायर है उसको किसी तरह की सजा देने की बजाय उसका महिमा मंडन किया गया। और उस घटना ने भारतीय जनमानस में ब्रिटिश सरकार के प्रति जो असहयोग की भावना थी, नफरत की भावना थी, उसे ज़्यादा बढ़ गई। तीसरा एक बात था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में जो तुर्की में खलीफा का पद था उसे बचाने के लिए आंदोलन था, और तुर्की ब्रिटिश सर्स के हिस्से में आए थे, और उन्होंने खलीफा पद का कोई समाधान नहीं किया। तो उसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है वो नाराज हुआ। और हालांकि खलीफा पद के विरोध में आंदोलन अकेले भारत में नहीं था, उन तमाम जगहों पर था जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन भारत में हिंदू कम्युनिटी ने भी जो खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान किया उसके साथ था। तो खिलाफत का प्रश्न है, रॉबर्ट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इन्होंने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिससे कि असहयोग आंदोलन चला ना पाए। आखिरकार कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1920 में, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का रास्ता निकाला गया और ये कहा गया कि भाई ये आंदोलन किया जाए। अब बात आती है कि असहयोग आंदोलन था क्या। तो असहयोग आंदोलन मुख्य तौर पर हमने बताया था कि इसमें गांधी ने ये कहा कि हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, हमसे जो सहयोग ब्रिटिश सरकार का हो रहा है उस सब सहयोग वापस खींच लेंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ब्रिटिश सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा, अंग्रेज भारत को छोड़ जाएंगे। तो ये असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन के समय शुरुआत में गांधी ने कहा था कि भाई जो बहुत जल्दी हमें स्वराज मिलेगा और फिर स्वराज में हर आंख का आंसू पोंछा जाएगा, और ये भी कहा कि आप 1 वर्ष मुझे ले लीजिए, फिर जो स्वराज है वो आपका खुद आकर दरवाजा खटखटाएगा। तो इस तरह की बहुत सी उम्मीदों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत होती। सहयोग नहीं करने के लिए और इस पूरे आंदोलन में 2 तरह की रणनीति अपनाई गई। पहली जो रणनीति थी, जो एक हम कह सकते हैं कि नकारात्मक रणनीति कह सकते हैं। नकारात्मक रणनीति में जो पहला काम किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित जो सरकारी शिक्षण संस्थान थे, उनका बहिष्कार किया गया। यानी कि शिक्षण सरकारी स्कूल कॉलेजों में बच्चों ने जाना बंद कर दिया, टीचर प्रोफेसर ने जाना बंद कर दिया। ये काम किया गया, यहाँ से अपना सहयोग वापस लिया गया। दूसरा, इसी दौरान जो सरकारी न्यायालय है, लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। यानी कि अपने जो मुकदमे हैं या वकीलों ने हड़ताल कर दी, लोगों ने न्याय के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित जो जुडिशरी थी वहां जाना बंद कर दिया। वहां न्यायपालिका से हेल्प छीन ली, वकील वहां से हट गए। तीसरा, इसके दौरान विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ। यानी कि लोगों ने यह फैसला किया कि ब्रिटिश सरकार के यहाँ से जो निर्मित सामान है उसका भारतीय यूज करते हैं, और उससे जो पैसा मिलता है वो ब्रिटिश सरकार में चला जाता है, तो और संपन्न होती है। तो हम उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उनका बहिष्कार करते हैं, हम इनका यूज नहीं करेंगे। हाँ, गांधी ने पूरे आंदोलन में ये कहा था कि कहीं भी आपको हिंसक नहीं होना है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से आप पशुबल से नहीं जीत सकते, क्योंकि वो उनके पास बहुत से संसाधन हैं और आप उनका कभी मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि गांधी ने कभी भी अहिंसा को एक रणनीति के तौर पे नहीं अपनाया, बल्कि गांधी हमेशा ये मानते थे कि हिंसा है वो किसी भी स्थिति में गलत है। तो विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया।
उसके बाद सरकारी जो उपाधियां थी, सरकारी उपाधियों का त्याग दिया गया। इस आंदोलन से पहले बहुत से जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग उपाधियों से नवाजा था। खुद गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। जमनालाल बजाज जो गांधी जी के जो पांचवें पुत्र, मानस पुत्र या दत्तक पुत्र कहलाते हैं, उनको जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। तो ऐसी और भी जिनको भी ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी थी, उन सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार की उपाधियां लौटा दी। कहा कि ये जब वो सरकारी हमारे हित में नहीं है तो हम उनकी उपाधियों का क्या करेंगे। तो इन्होंने एक असहयोग का ये भी एक रास्ता था। फिर अगला जो इसमें असहयोग का एक और रास्ता था कि शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। शराब की दुकानों की घेराबंदी कि भाई ब्रिटिश सरकार ने जो भी शराब के जो ठेके खोल रखे उनका विरोध किया जा रहा है। तो शराब की दुकानों का घेराबंदी करना। और एक जो और बात थी जो बहिष्कार में, वो 1921 में जो इलेक्शन होने थे, 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम के तहत 1921 में चुनाव होंगे। तो उन चुनावों का बहिष्कार किया कि बोले हम उन चुनाव को नहीं लड़ेंगे और ना हम वोट देंगे, ना हम अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो ये भी उनके साथ अपना जो सहयोग छीनने का एक कदम था। तो ये सब नकारात्मक काम थे। इनमें हम खुद पर पाबंदी लगा रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, शिक्षण संस्थान में नहीं जाएंगे, न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, और विदेशी सामान का यूज नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, वोट नहीं डालेंगे। यानी कि हमें नकारात्मक इसलिए कहा जा रहा है कि हम हर बात पर नहीं में आ रहे हैं। अब बात आती है कि ऐसा नहीं है कि असहयोग आंदोलन पूरी नकारात्मक पृष्ठभूमि पर ही था। इस पे अपने सकारात्मक पहलू भी हैं कि इस दौरान कुछ बेहतर काम भी हुए हैं। अब बात आती है कि सकारात्मक बातें क्या क्या है, जिसकी पूरी जो कार्यवाही है उसमें जब जो हमने ब्रिटिश सरकार से नहीं की बात आई थी, तो इन्होंने भी अपना कोई ना कोई विकल्प दिया है। तो आप जो सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने खुद के शिक्षण संस्थान खोले, पाठशालाएं खोली। जो टीचर, प्रोफेसर, बच्चे ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में नहीं जा रहे थे, वो इधर आए। अपना खुद का जो इन्होंने अलग से गांव में, ढाणियों में शिक्षण संस्थान चलाए और उनमें भारतीय भाषा में और भारत की जो संस्कृति, इतिहास है उसको पढ़ाना शुरू किया। तो इन्होंने उन पर निर्भरता छोड़ी तो अपना एक विकल्प खड़ा किया। इसी तरह अगर आपने पंचायतों का यूज करना, न्यायपालिका का यूज करना बंद कर दिया, तो फिर आपने जो पंचायत को ये पावर दी गई या पंचायत के जरिए आप अपने विवादों को सुलझाना शुरू किया, तो यहाँ जो ग्राम पंचायत है वो न्यायपालिका की भूमिका में है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस दौरान चरखा कार्यक्रम और स्वदेशी पर बल दिया गया। चरखे कार्यक्रम का मतलब है भाई जब आप विदेशी सामान का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसा तो है नहीं कि आप फिर कपड़े पहनेंगे ही नहीं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप चरखा के जरिए सूत काटेंगे और उससे कपड़े बुनाएंगे, अपने खुद के जो बनाए हुए कपड़े पहनेंगे। तो ये उसका विकल्प दिया गया, विदेशी सामान की जगह स्वदेशी सामान। एक तरह से चरखा कार्यक्रम कहें या स्वदेशी का जो इस्तेमाल है वो इसी से जुड़ी बात है। इसी में ही एक और जो कार्यक्रम किया गया वो
अछूतोद्धार का मतलब है, अछूत का मतलब जिसे समाज में छूने योग्य ना समझा गया हो। जाति आधारित जो भेदभाव है कि जो शूद्र दलित हैं वो अछूत हैं, यानी कि उनको छूने से हम गंदे हो जाएंगे, तो इस तरह की जो भावना आज भी है कुछ हद तक, लेकिन उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा थी। और गांधी को इस चीज़ से सख्त ऐतराज़ था कि जब समाज और देश इस तरह से जातियों में विभाजित रहेगा, लोगों से इस तरह से मिलना बंद कर देंगे, तो फिर हम कैसे औपनिवेशिक शक्ति से लड़ पाएंगे। तो गांधी ने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया इसी दौरान, ताकि जो समाज के अंदर जाति आधारित भेदभाव हटे, वो लोग करीब आए और जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए। फिर इसी दौरान एक और जो काम था वो था तिलक सहायता कोष का गठन हुआ। तिलक सहायता कोष का मतलब है कि जैसे हालांकि 1920 में ही शायद उसी के आसपास लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो एक्सपायर हो गए। तो इस दौरान एक तिलक राहत कोष बनाया गया। उसका उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े उस समय के व्यापारी थे, पूंजीपति थे, जैसे मैंने जमनालाल बजाज का नाम लिया, इन्होंने तिलक सहायता फंड है उसमें उस जमाने में 1 लाख रुपए दान किए थे। तो ऐसे बहुत से जो सेठ साहूकार और पूंजीपतियों से पैसा लिया गया और एक फंड बनाया गया। उस फंड का यूज, जैसे कोई अब प्रोफेसर है वो कॉलेज तो जा नहीं रहा, तो तनख्वाह तो मिलेगी नहीं, तो उसे कुछ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपना घर खर्च चला सके। वकील जो न्यायालय में नहीं जा रहा है, तो वो ऐसे नहीं है कि भुखमरी की स्थिति में ना आ जाए। तो ये भी एक रचनात्मक कार्यक्रम असहयोग आंदोलन का रहा है। अब मेन बात क्या आती है कि ये तो इस असहयोग आंदोलन क्या था, इस दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई, कौन सी गतिविधियां पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थी। अब बात आती है कि असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या है। तो हमने बताया था कि गांधी ने शुरुआत में ये कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान या असहयोग आंदोलन के दौरान वो हिंसा के बिल्कुल भी हिमायती नहीं। जब भी हिंसा होगी, जब भी आगजनी या किसी भी तरह की घटना होगी, गांधी उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। और दुर्भाग्य यही हुआ कि 5 फरवरी 1922 को एक चौरी कांड हुआ है कोई उत्तर प्रदेश के अंदर। ये एक जगह है, यहाँ एक पुलिस थाना था। आंदोलनकारियों ने जो अपना सत्याग्रह को भूल गए, या ये कहें कि वो अपने दायरे से बाहर जाकर उन्होंने उस पुलिस थाने के आग लगा दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि 22 पुलिसकर्मी है वो उस दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी आगजनी की इस घटना में। गांधी इस घटना से बड़े नाराज हुए और अगले ही दिन गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन। गांधी जी को फिर ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया, 6 वर्ष की जेल में डाला और भी कई साथियों को गिरफ्तार किया। गांधी ये मानते थे कि भाई हम दुनिया में हर इंसान है वो ईश्वर का अंश है और वो मूल रूप से नैतिक ही है, और हमें मतलब पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। हर इंसान को सुधारा भी जा सकता है। ये उनकी सोच थी और गांधी ने वो आंदोलन वापस लिया और परिणाम ये हुआ कि वो आंदोलन बीच में रुक गया। काफ़ी लोग नाराज हुए, कहा कि बस अब मिलने ही वाली थी आज़ादी और गांधी जी वापस आ गए। और इन सब चीज़ों का ही एक दुष्परिणाम ये निकला कि ये आंदोलन है वो आगे फिर बाद में जाके लंबे समय तक चलता रहा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, जिसको हम आपको अगली जो क्लास है उसमें बताएंगे। तो आपको तो बस बेसिक यही ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन के पीछे क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन क्या है, इस आंदोलन की जो रूपरेखा क्या थी, इसमें कौन कौन से कार्य किए गए, और ये असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, या इस आंदोलन की परिणति क्या हुई। तो हमने इन सब बातों पर चर्चा की है। इसी से जुड़े सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। गांधी का अगला जो बड़ा आंदोलन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।